कभी सोचा है कि एक आइडिया, सिर्फ एक विचार में इतनी ताकत हो सकती है कि वो बड़े बड़े साम्राज्यों को गिरा दे और दुनिया का नक्शा ही हमेशा के लिए बदल दे? जी हाँ, 19वीं सदी के यूरोप में ठीक ऐसा ही हुआ था और उस जबरदस्त आइडिया का नाम था राष्ट्रवाद। तो आइए आज इसी की पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो हमारे आज के सफर का रास्ता कुछ ऐसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे एक कलाकार के खूबसूरत सपने से, फिर देखेंगे कि क्रांति और नए विचारों ने कैसे इस सपने को जमीन पर उतारा। इसके बाद हम क्रांतियों के उस दौर में चलेंगे जिसने पूरे यूरोप को हिला कर रख दिया। फिर देखेंगे कि कैसे ताकत के दम पर राष्ट्र बने और कैसे इसी विचार का एक स्याह पहलू भी सामने आया। और आखिर में हम समझेंगे कि ये सब हमारी आज की दुनिया के लिए इतना जरूरी क्यों है। देखिए, जब भी हम बड़े बदलावों की बात करते हैं तो दिमाग में राजनीति, युद्ध ये सब आता है ना? पर हमारी ये कहानी शुरू होती है एक पेंटिंग से, एक बहुत ही उम्मीद भरे और आदर्शवादी सपने से। जरा एक पल के लिए सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां कोई राजा नहीं, कोई तानाशाही नहीं, सिर्फ आजाद और लोकतांत्रिक देश हों। वो दुनिया कैसी दिखेगी? 19वीं सदी में बहुत से लोग ये सपना देख रहे थे, लेकिन एक फ्रांसीसी कलाकार ने इस सपने को रंगों में ढालने की हिम्मत की। ये देखिए, ये है फ्रेडरिक सोरियो की वो मशहूर पेंटिंग। इसमें अलग अलग देशों के लोग अपने अपने झंडों और अपनी वेशभूषा के साथ एक लंबी लाइन में स्वतंत्रता की देवी की तरफ बढ़ रहे हैं। और नीचे जमीन पर क्या पड़ा है? राजाओं के टूटे हुए ताज, यानी अब तानाशाही खत्म। ऊपर आसमान से फरिश्ते और संत भाईचारे का आशीर्वाद दे रहे हैं। वाकई ये सिर्फ एक पेंटिंग नहीं, ये एक बेहतर भविष्य की उम्मीद थी। लेकिन ये सिर्फ एक कलाकार का ख्याली पुलाव नहीं था। नहीं, ये उस चिंगारी की पहली झलक थी, जो बहुत जल्द एक ऐसी आग बनने वाली थी जो पूरे यूरोप के पुराने नक्शे को जलाकर राख कर देने वाली थी। तो सवाल ये उठता है कि भाई, सपना तो बहुत अच्छा था, पर इसे हकीकत में बदलने के लिए जरूरी ताकत और औजार कहाँ से आए? इसका जवाब एक ही जगह से मिलता है, फ्रांसीसी क्रांति। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने दुनिया को दो जादुई शब्द दिए, ला पैट्री यानी पितृभूमि कि ये देश हम सबका है, और ले सितोयन यानी नागरिक कि हम सब इस देश के बराबर के हिस्सेदार हैं। इसका मतलब सीधा था, अब देश किसी राजा की जागीर नहीं बल्कि वहां के लोगों का है। यहीं से पहली बार एक सामूहिक पहचान बनी, एक हम की भावना पैदा हुई। अब जरा उस समय के यूरोप को समझिए। एक तरफ थे जमीन के मालिक, पुराने अमीर लोग और राजा महाराजा जो चाहते थे कि सब कुछ जैसा है वैसा ही रहे, और दूसरी तरफ औद्योगिकरण की वजह से एक नया वर्ग तेजी से उभर रहा था, मिडिल क्लास। इसमें व्यापारी थे, वकील थे, प्रोफेसर थे, ये पढ़े लिखे लोग थे और ये बराबरी, आज़ादी और अपना हक चाहते थे। और इसी नए पढ़े लिखे मिडिल क्लास की सोच से एक नया आइडिया पैदा हुआ, उदारवादी राष्ट्रवाद। ये एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार था। ये कहता था कि हर इंसान आज़ाद है, सरकार लोगों की मर्जी से बननी चाहिए और हर देश का अपना एक संविधान होना चाहिए। यही वो विचार था जो पूरे यूरोप में बदलाव की लहर लाने वाला था। तो अब स्टेज पूरी तरह से सेट हो चुका था। एक तरफ थे बदलाव चाहने वाले नए उदारवादी विचार, और दूसरी तरफ थीं पुरानी राजशाही ताकतें जो किसी भी कीमत पर अपनी सत्ता नहीं छोड़ना चाहती थीं। और इन दोनों के बीच एक जबरदस्त टकराव होना बिल्कुल तय था। 1815 में नेपोलियन की हार के बाद पुरानी राजशाही ताकतों ने जोरदार वापसी की। उन्होंने तय कर लिया था कि क्रांति के इन नए विचारों को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन विचारों को दबाया नहीं जा सकता। जब उन पर पहरे लगते हैं तो वे जमीन के नीचे गुप्त रूप से काम करने लगते हैं, और यही हुआ। पूरे यूरोप में क्रांतिकारियों के खुफिया संगठन बनने लगे, और फिर तो जैसे एक के बाद एक धमाके हुए। ये एक चेन रिएक्शन जैसा था। 1821 में ग्रीस ने आज़ादी की लड़ाई शुरू की, 1830 में फ्रांस में फिर क्रांति हुई, और इसकी आग ऐसी फैली कि बेल्जियम नीदरलैंड से आज़ाद हो गया। और देखते ही देखते 1848 आते आते क्रांति की ये आग लगभग पूरे यूरोप में फैल चुकी थी। पर एक बात और, ये लड़ाई सिर्फ तलवारों और बंदूकों से नहीं लड़ी जा रही थी, ये दिलों और दिमागों की लड़ाई भी थी। कलाकारों, कवियों और संगीतकारों ने अपनी कला के जरिए लोगों में एक साझा राष्ट्रीय आत्मा जगाई। उन्होंने लोगों को ये एहसास दिलाया कि उनकी भाषा, उनके लोकगीत, उनकी संस्कृति ही उनकी असली पहचान है। लेकिन सच तो ये है कि 1848 की ये क्रांतियां जो आम लोगों ने शुरू की थीं, ज्यादातर नाकाम हो गईं,
और इसके बाद राष्ट्रवाद का चेहरा ही बदल गया। अब ये रोमांटिक सपनों और आदर्शों की बात नहीं रही। अब ये सरकारों का एक ठंडा हिसाब किताब वाला खेल बन गया था, जिसे सेना, कूटनीति और ताकत से खेला जाना था। और इस नए खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी था जर्मनी का चांसलर ओटो वॉन बिस्मार्क। उसने सपनों की बातें नहीं की, उसने सिर्फ एक चीज पर भरोसा किया, ताकत। अपनी मशहूर लॉ और रक्त की नीति से उसने 7 साल के अंदर 3 बहुत सोचे समझे युद्ध लड़े और एक विशाल जर्मन साम्राज्य खड़ा कर दिया। ये राष्ट्रवाद का एक नया और ज्यादा बेरहम चेहरा था। जर्मनी के साथ साथ इटली में भी ऐसी ही कहानी चल रही थी। बस फर्क ये था कि यहाँ मैज़ीनी जैसे क्रांतिकारियों के जोशीले सपनों और कैवर जैसे चतुर नेताओं की कूटनीति का एक दिलचस्प मेल देखने को मिला। और इसी मेलजोल ने सदियों से बिखरे हुए इटली को एक देश बना दिया। कहते हैं ना, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। राष्ट्रवाद के इस चमकते सिक्के का दूसरा पहलू अब सामने आने वाला था, और वो पहलू बहुत ही खतरनाक और अंधेरा था। अब कहानी उसी अंधेरे मोड़ पर पहुंच रही थी। हुआ ये कि 19वीं सदी के आखिर तक आते आते राष्ट्रवाद का मतलब ही बदल गया। जो विचार कभी आज़ादी और भाईचारे के लिए शुरू हुआ था, अब वो हमारा देश सबसे महान है और बाकी सब कमज़ोर हैं वाली एक आक्रामक सोच बन गया। हर देश दूसरे को नीचा दिखाकर आगे बढ़ना चाहता था, और इसी जहरीली होड़ ने साम्राज्यवाद को जन्म दिया। और इस सारे तनाव का ग्राउंड जीरो बना बाल्कन का इलाका। ये दर्जनों अलग अलग जातियों और संस्कृतियों का एक बहुत ही उलझा हुआ जाल था। यहाँ बड़ी ताकतें अपना दबदबा चाहती थीं और छोटे देश अपनी अलग पहचान के लिए लड़ रहे थे। ये किसी बारूद के ढेर की तरह था जिसमें बस एक चिंगारी लगने की देर थी। तो फिर नतीजा क्या होना था? एक तरफ देशों के बीच ताकत की अंधी दौड़ और दूसरी तरफ बाल्कन में सुलगती चिंगारी। इन दोनों ने मिलकर दुनिया को पहले विश्व युद्ध की भयानक आग में झोंक दिया। सोचिए, एक विचार जो आज़ादी का सपना लेकर आया था, अब करोड़ों लोगों की मौत की वजह बन रहा था। तो ठीक है, ये सब इतिहास की बातें हो गईं, लेकिन इस पूरी कहानी का आज हम पर क्या असर है? इस उथल-पुथल भरे दौर ने हमें विरासत में क्या दिया है? चलिए देखते हैं। सबसे बड़ी और सीधी विरासत है राष्ट्र राज्य का आइडिया। आज हमें ये कितना नॉर्मल लगता है कि दुनिया देशों में बंटी हुई है, सबकी अपनी सीमाएं हैं, अपने झंडे हैं। पर सच तो ये है कि ये हमेशा से ऐसा नहीं था। ये सोच इसी दौर की देन है जो आज पूरी दुनिया की सच्चाई बन चुकी है। और यहीं पर आकर ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सवाल पूछने पर मजबूर करती है। राष्ट्रवाद एक आग की तरह है, इससे खाना भी पक सकता है और घर भी जल सकता है। इसने आज़ादी भी दिलाई और विश्व युद्ध भी करवाया। तो आज के दौर में हम ये कैसे तय करें कि हमारी राष्ट्रीय पहचान हमें बांटने के बजाय एक दूसरे से जोड़ें? तो ये था यूरोप में राष्ट्रवाद का उतार चढ़ाव भरा सफर। अगर इस विश्लेषण से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही और दिलचस्प विषयों को समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और सब्सक्राइब करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।